चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक खास पूरा पैनल मौजूद है। मैं परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ हेमचंद नागर जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी हैं। सर, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन जी, आपने दोनों लोगों को सुना कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हम तो सबको साथ लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आप लोग जो हैं सबका साथ सबका विकास नहीं लेकर चलते बल्कि सिर्फ अपना विकास करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जजिया कर की बात करी कि कांग्रेस यदि आएगी तो वो औरंगजेब के जैसे ही कानून कर को लागू कर देगी, आप इस पूरे बयान को किस तरीके से देखते हैं? और जो गौ हत्या की भी बात उन्होंने शामिल करी और कहा कि गौ हत्या को कांग्रेस बढ़ावा देना चाहती है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए हिमांशु जी, अगर आप मेरी प्रतिक्रिया पूछेंगे तो जिस तरीके से अभी आपके चैनल के ऊपर डिबेट चल रही थी और आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पूछा कि भाई कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं, और उसके बाद में जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता ने जवाब दिया, सबसे पहले तो मैं इस बारे में अपने विचार रखना चाह रहा हूं। मेरा यह मानना है कि कम से कम देश के अंदर पहली बार ऐसी चीज हो रही है कि देश के अंदर धर्म की राजनीति हो रही है, अधर्म की राजनीति बंद हो रही है। क्योंकि पिछले 75 वर्षों से या पिछले समझ लीजिए 74 वर्षों से, जब से देश आजाद हुआ हिमांशु जी, पहले आपको मैं एक चीज बताऊं, 500 साल के मुगलों के शासनकाल और 200 साल के अंग्रेजों के शासनकाल में हमारी संस्कृति और हमारे जो संस्कार थे उनका जितना बंटाधार नहीं हुआ, उससे ज्यादा बंटाधार हमारी स्वदेशी सरकारों के 75 वर्षों के शासनकाल में हो गया। और अगर ये प्रथा यूं ही चलती रहती तो आप ये मान के चलिए कि ये आने वाला समय ऐसा होता कि आपके नलके से शराब निकलती और हर लैंप पोस्ट पे एक नग्न लड़की आपको खड़ी हुई दिखाई देती। जिस तरीके से समाज के अंदर सारी चीजें हो रही हैं। और रही बात हिंदू मुसलमान की या रही बात तुष्टीकरण की, तो हिमांशु जी देखिए, ऐसा है, इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 2014 से पहले जितने भी लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं या जितने भी लोग जिसको कहते हैं सार्वजनिक जीवन में है, वो इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि आपको पता होगा कि तमाम राजनीतिक पार्टियां दिल्ली के जामा मस्जिद के अंदर जाकर के अपने पक्ष के अंदर फतवे जारी करवाया करती थी। अब मुझे एक बात बताइए, 2014 के बाद में जामा मस्जिद से फतवे जारी होना बंद क्यों हो गए? पहली बात। और जिस तरीके से गो हत्या की बात कर रहे हैं और अभी ये कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता कह रहे हैं कि जी हम गो हत्या के प्रतिबंध के ऊपर साथ में खड़े हैं, ये इनका निजी विचार हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का क्या विचार है मैं आपको बता देता हूं। आपको पता होगा जिस टाइम पे 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी और 2016 के अंदर देश के अंदर एक विमर्श पैदा हुआ कि पूरे देश के अंदर गो हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, और सरकार जब उस चीज के ऊपर बात कर रही थी तो आपने देखा होगा केरल की यूथ कांग्रेस यानी कि केरल की युवा इकाई ने गाय का बछड़ा सड़क पे धर के सार्वजनिक रूप से उसका वध कर दिया था, केवल अपने इस प्रदर्शन को जाहिर करने के लिए कि हमारी जो इच्छा होगी हम वो करेंगे। तो उस समय किसी भी कांग्रेस के कोई शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो गांधी परिवार के अंदर सोनिया जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, या तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, किसी का एक शब्द भी फूटा, यानी कि उनके ऊपर कोई किसी ने उसकी भर्त्सना भी की। केवल आप ये मान के चलिए जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सब उसके ऊपर मौन साध गई। तो आप इसको क्या मानेंगे? क्या ये अधर्म की राजनीति नहीं है? अब अगर धर्म की राजनीति होती है, ये जनता को डिसाइड करने दीजिए। भारत की जनता बहुत प्रबुद्ध है, भारत की जनता बहुत जागरूक है और बहुत विवेकशील है। उसको निर्णय करने दीजिए कि उनको धर्म की राजनीति पसंद है या उनको अधर्म की राजनीति पसंद है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से जजिया कर की और तमाम चीजों की बात, मुझे एक बात बताइए हिमांशु जी, आज तक इस देश के अंदर दोहरा चरित्र होता आया है कि नहीं आया है? वफ कानून किसने बनाया? कांग्रेस की सरकारों ने बनाया ना। और वफ कानून को जिस तरीके से दांत दे दिए गए कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी वो काट सकता है, किसी की भी धरती को वो अपनी धरती बता सकता है और उसके पास कोर्ट में जाने का भी अधिकार नहीं था, तो ऐसा क्यों किया गया? इसको क्या कहेंगे? ये वो मुगलिया शासन की क्या आपको एक परछाई नजर नहीं आती थी?
तो हमारे यहां कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का चित्र और चरित्र जब एक जैसा नहीं हो तो उसके अंदर संदेह उत्पन्न होता है। और रही बात वर्तमान चुनावों की बात करें, और वर्तमान चुनावों के अंदर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी समझ लीजिए पूरे देश के अंदर जाकर के रैलियां कर रहे हैं और वहां पे अपने उद्बोधन में वो जो बातें कह रहे हैं, तो ये बातें इसीलिए संदेहास्पद होती हैं हिमांशु जी, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरे भारत के अंदर एक विमर्श सा बना हुआ था कि नहीं, अगर धारा 370 पे हाथ लगा देंगे तो देश में मार काट मच जाएगी, यहाँ पे जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो खून की नदियां बहा देगा। नहीं, अगर राम मंदिर के ऊपर फैसला आ जाएगा तो देश के अंदर पता नहीं कितनी बड़ी मार काट मच जाएगी, कत्लो गारत हो जाएगी। नहीं, फलानी चीज ऐसे हो गई, तो आप ये सारी चीजें क्या पब्लिक डोमेन में नहीं है, पब्लिक परिप्रेक्ष्य में नहीं है? क्या लोगों ने इस चीज को जिया नहीं है? और दूसरी तरफ एक चीज और आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं, जिसको कोई भी व्यक्ति इनकार करके दिखा दे, केवल कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए अगर आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमे लिए जाते थे और आतंकवाद का भी बैलेंस बनाने के लिए एक हिंदू आतंकवाद बना दिया जाता था, उसी का तो परिणाम था ना कि पूरे देश के अंदर टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों के अंदर 30 से 32 बम धमाके होते थे। आपने सुना है पिछले 5 वर्षों के अंदर कि जम्मू के कुछ 2-3 जिलों को छोड़ करके कहीं कोई बम धमाका या कोई बड़ी आतंकवादी घटना आपने सुनी है कहीं? तो ऐसा क्यों हो गया? मुझे एक बात बताइए, पिछले 5 वर्षों के अंदर माओ ने आतंकवादी जन्मने बंद क्यों कर दिए? क्योंकि अब कोई ये चीज नहीं की जा सकती कि भाई किसी को खुश करने के लिए किसी को छोड़ा जाए और किसी को पकड़ा जाए बैलेंस बनाने के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक इन सब चीजों को देख रही है, सुन रही है और अपने विवेक से वोट देगी। ठीक है सर। निरंजन जी, जिस तरीके से आपने कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, वो अल्पसंख्यकों की जो बात कर रहे हैं खाने पीने को लेकर कि कांग्रेस पार्टी पूरी फ्रीडम देगी, उनके रुचि के हिसाब से जो उनकी इच्छा होगी वो खा सकते हैं, तो आपके हिसाब से इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या योगी आदित्यनाथ जो गौ से तुलना उन्होंने की कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि गौ को बढ़ावा, गौ हत्या को बढ़ावा मिले, इसीलिए इस तरह की बातों का जिक्र उसमें किया गया है? आपके हिसाब से क्या लगता है कि उसमें जो इस वर्ड का इस्तेमाल है कि अल्पसंख्यक जो है अपने मर्जी के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से वो खाना पीना खा सकते हैं? देखिए हिमांशु जी, इसके अंदर 2 बातें हैं, आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। एक बात ये होती है कि जहां पे आप 5 लोगों के बीच में रहते हैं, वहां पे आपको 5 लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी अपनी पसंद कुछ हो सकती है, आपकी अपनी इच्छाएं कुछ हो सकती है, लेकिन जब जिसको कहते हैं ना कि अब मान लीजिए मैं अपने 5 दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूं और उसमें से 3 या 4 लोग मांस भक्षण करते हैं, या मान लीजिए मांसाहारी हैं और हम लोग 2 लोग या 3 लोग जो हम शाकाहारी हैं, तो उस समय अगर वो 3 लोग ये कहें कि जी आज का लंच हम भी बिना मांस के ही कर लेंगे, तो उसमें मेरे हिसाब से कोई कुछ घट नहीं जाता है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक दूसरे की भावना को, जिसको कहते हैं ना कि अगर भाईचारे की बात करते हैं तो भाईचारा जो है वो भावना से उत्पन्न होता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो गोमांस खाए बिना मेरे से तो रहा नहीं जाएगा, तो फिर भाईचारा काहे का भाई, जब तुम हमारी भावनाओं का ही भी तुम ध्यान नहीं रख सकते। दूसरी बात, जिस तरीके से ये कह रहे हैं, देखिए दोहरा मापदंड जो है ना हिमांशु जी, वो कहीं पे भी किसी के लिए भी उचित नहीं है। एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अभी 5 वर्ष के लिए अशोक गहलोत जी राजस्थान के अंदर सरकार चला रहे थे और आपने देखा होगा उन्होंने जिस तरीके से राजस्थान के अंदर घूंघट प्रथा का विरोध किया और महिलाओं का स्वयं के हाथ से घूंघट उठाया और महिलाओं को उस चीज के लिए, यानी कि हिंदू महिलाओं को उस चीज के लिए उन्होंने प्रेरित किया कि अब ये घूंघट प्रथा से बाहर आइए और अपने आप को समाज की भागीदारी में निभाइए। लेकिन दूसरी तरफ उसी समय जब ये अभियान उनका चल रहा था, कदाचित उसी समय बेंगलोर से एक चिंगारी उठी वो हिजाब और बुर्के की, तो वो ही मुख्यमंत्री जी यानी कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी कल एक महिला का घूंघट उठा करके उसको प्रेरित करके आते हैं सार्वजनिक रूप से, और दूसरे दिन वो हिजाब और बुर्के की वकालत करते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बुर्का और हिजाब पहनने की अनुमति होनी चाहिए, हिजाब तो क्या है भाई? यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हिंदू महिला अपना घूंघट प्रथा में आ रही है तो उनके लिए वो कह रहे हैं कि नहीं, तुम जो है समदर्शी बनो, तुम जो है जिसको कहते हैं मॉडर्न बनो। और जब मुस्लिम महिला
उसी नकाब में आए तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, आप तो नकाब में बने रहो। तो कहने का तात्पर्य इसको दोहरा मापदंड कहते हैं। जब हिंदू, मैं आपको एक चीज छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं, थोड़ा शॉर्ट में। हाँ। जैसे मुस्लिम समाज, जैसे हिंदू समाज को गोमांस बिल्कुल उनकी भावनाओं पे चोट करता है, वैसे मुस्लिम समाज को पोर्क यानी कि सुअर का मांस उनकी भावनाओं को चोट करता है। कई जगह ऐसी बस्तियां आपको मिलेंगी जहां पे हमारे यहाँ वाल्मीकि समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग साथ साथ रहते हैं, वहां पे उन पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि आप यहाँ पे ना सुअर का मांस कर सकते, ना सुअर का वध कर सकते, ना उसका मांस खा सकते, क्योंकि ये मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करता है। लेकिन वहीं पे अगर वो कहें कि हम तो गोमांस खा करके अपनी तृष्णा को तृप्त करेंगे, तो कहते हैं नहीं नहीं, आजादी होनी चाहिए। ये दोहरा मापदंड क्यों भाई? तो इसी चीज से आपत्ति है। ठीक है जी सर। चंदन जी, आपने देखा कैसे कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता ने कहा कि क्या हम लोग तो इस बार 400 का टारगेट टच होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि जनता में कहीं ना कहीं नाराजगी हो सकती है। इसका मतलब तो यही कहे फिर, या फिर 2 चरण की जो वोटिंग हुई है उसमें जो कम प्रतिशत का मतदान हुआ है, इस वजह से ऐसा कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए हिमांशु जी, मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अब की बार 400 पार का जब नारा दिया था, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक टारगेट सेट किया था, या यूं कहें कि अपने कार्यकर्ताओं को इन्होंने टास्क दिया था। लेकिन हमारे जो आलोक जी हैं, आलोक वत्स जी, इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि चाहे इनका स्वयं का इनका विवेक जो होता है, ये अपने विवेक की बात करते हैं। ये राजनीतिक दलों की तरह रटी रटाई बात या जिसको कहते हैं झूठ को बिल्कुल आप ये मान के चलिए एकदम पूरा का पूरा झूठ उठा करके परोस दे, ये आलोक जी की खासियत है। इसलिए आलोक जी ने जिस तरीके से मुक्त कंठ से ये बात कही है, तो निश्चित रूप से मैं इस चीज के लिए इनको साधुवाद देता हूं, पहली बात। और दूसरी बात, ये तो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, और ये तमाम सेफोलॉजिस्ट, तमाम पैनलिस्ट, तमाम एनालिस्ट, तमाम पत्रकार ये बात पहले से जानते हैं कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में पार करना बहुत असंभव सी टेढ़ी कीर थी। हाँ, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के और इनके बीच में ऊर्जा भरने के लिए निश्चित रूप से 400 पार का नारा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो बैकफायर होता हुआ दिखा, क्योंकि इनके कुछ पुछल्ले नेताओं ने जिस तरीके से उसका अपने हिसाब से विश्लेषण कर दिया कि भाई हमें 400 पार का नारा इसलिए हमें 400 इसलिए चाहिए कि ताकि हम संविधान बदल सके। और वो जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बैकफायर का काम कर रहा है, या उससे कहीं ना कहीं कुछ समाज के अंदर नाराजगी नजर आई है। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले 15-20 दिन के अंदर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी अब 400 की बात नहीं कर रहा है। वो भी अब ये कह रहे, अब वो भी केवल सरकार और पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत की सरकार की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, रणनीतियां पार्टियां दिन प्रतिदिन और समय समय पे बदलती रहती है। अब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बदली है, लेकिन 4 जून को पूरे देश का एक्सरे सबके सामने आ जाएगा, और उस समय दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आप हेमचंद जी जल्दी से कर दीजिए प्लीज, 10 मिनट 10 सेकंड के अंदर। 10 सेकंड। अपने साथी पत्रकार जी से पूछ रहा हूँ, क्या आप इस पक्ष में हैं कि बीजेपी की सरकार है और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए? भाई साहब, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं, और मैं एक नहीं मैं 10 मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को घेरता हूं, आप ये भी मान के चलिए। लेकिन मुझे वो चीज पसंद नहीं आती जो चीज दोहरा मापदंड अपनाई जाती हो, या समझ लीजिए जो बिना मतलब के मुद्दे अगर कहे जाए, मैं उनके समर्थन में नहीं हूं। आप आइए जीएसटी की बात कीजिए, मैं आपके साथ सुर में सुर मिलाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी की पूरी चूड़ी चढ़ाऊंगा आपके साथ बैठ करके। आप आइए, छोटे व्यापारियों की और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या यूं कहें कि असंगठित क्षेत्र के व्यापारियों की बात कीजिए, मैं आपके साथ सुर में सुर मिलाऊंगा। आप आइए, देश के अंदर जो आज के जो धरातल के ऊपर कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, मैं आंतरिक कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूं, उसके ऊपर जिस तरीके से देश के अंदर चैन स्नैचिंग और झपट्टे, और जिस तरीके से एक हिसाब से समझ लीजिए देश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक उग्रता पैदा हो रही है, मैं उसके अंदर आपके कान में से कान। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब कोई
कोई बेहिसाब के मुद्दे जब कोई बात करे, कोई अग्निवीर के मुद्दे को लेकर के आए, तो मैं उस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं। क्योंकि अग्निवीर उसके लिए मुद्दा हो सकता है जो सेना को रोजगार का साधन मानता हो। अग्निवीर उसको समझ में आता है जो सेना को सेवा और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखता है, उसको समझ में आता है। अग्निवीर वास्तव में बहुत अच्छा कार्य है। तो मैं इन मुद्दों के ऊपर मुखालफत करता हूं, लेकिन जो जेन्युइन मुद्दे, आपने गौशाला की बात करी, मैं आपसे सहमत हूं। आपने गौ हत्या की बात करी, मैं आपसे 100% सहमत हूं। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का मेहमान में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस से हेमचंद नागर जी जुड़े थे और निरंजन पोद्दार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे जुड़े थे और आलोक वत्स जी बीजेपी के नेता। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।